नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की कक्षा संख्या 44 है। तो इस नई कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने वचन और कारक के बारे में देखा था। वचन मतलब वही संख्या का बोध कराने के लिए, और उसमें दो ही वचन है अपने, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन भी हुआ करता था, लेकिन हिंदी में बस दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में प्राय वही संख्याएं हैं जो अगणनीय हैं, और बहुवचन में कुछ शब्द हमने देखे थे जो हमेशा बहुवचन प्रयोग होते थे, जैसे कि प्राण, होश, हस्ताक्षर, रोंगटे, रोम, तेवर। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, वो हमने देखी थी एक सूची। तो उन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी एक वचन है वो शब्द इस शब्द में, या बहुवचन है, ये आप उसके प्रयोग के हिसाब से देख सकते हो, पकड़ सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और एक वचन से बहुवचन बनाना भी कोई इतना कठिन नहीं है, आप बना सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सवाल भी नहीं है इससे नेट में, तो बस हमने उसको देख लिया था। उसके बाद कारक के ऊपर चर्चा शुरू की थी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका अन्य शब्दों के साथ, वाक्य में और भी जो शब्द हैं उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो भी उनके रूप बदलते हैं वो कारक कहे जाते हैं। और उस कारक के कुछ चिन्ह होते हैं जिनको हम विभक्ति कहते हैं। तो अपने हिंदी में 8 कारक हैं। जिसे हमने देखा था कर्ता, जो कि करने वाला होता है, उसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्म, को होता है उसका विभक्ति चिन्ह, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। करण, काम को करने का जो भी साधन हो वो करण के अंतर्गत आता है, इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, के साथ। ठीक है, के जरिए। तो ये हो गया करण। संप्रदान कारक, संप्रदान मतलब किसके लिए, किसके हेतु आप वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो होता है संप्रदान। उसके बाद आपादान कारक, ये अलगाव का बोध कराता है, इसका विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हमेशा अलग होने का भाव रहेगा, अलगाव का बोध रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। अब हमारे 3 कारक बचते हैं, संबंध कारक, फिर अधिकरण कारक और फिर संबोधन कारक। इन तीनों को आज देखेंगे, फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। अगला है संबंध कारक। तो इसमें क्या रहता है, संबंध या अधिकार का भाव रहता है। ठीक है, संबंध या अधिकार का भाव, और इसके विभक्ति चिन्ह क्या हो जाते हैं, और इसमें रहेगा का, के, की। ठीक है, रा, रे, री। रा, रे, री प्रायः किसके लिए आता है, तो अपना जो प्रथम पुरुष होता है उसमें मैं और हम के लिए, मैं का मेरा, मेरी ये हो जाता है, और हम का हमारा, हमारी। तो उसके लिए बाकी सब में का, के, की। हाँ, ये अपना मध्यम पुरुष में भी तुम्हारा, तुम्हारी, मतलब जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष है वहाँ पे प्रायः रा, रे, री का होता है, नहीं तो बाकी सबके साथ का, के, की का ही प्रयोग होता है। तो जैसे इसलिए अपन पहचान सकते हो कि वहाँ संबंध कारक है कि नहीं। जैसे बोला मेरी किताब, ठीक है, तो ये किताब का संबंध मेरे साथ, तो अधिकार भी कह सकते हो कि ये किताब मेरी है, तो अधिकार के लिए भी। उसके बाद राम की गाय। ठीक है, तो इस तरह से जो भी संबंध दिखाए या अधिकार दिखाए वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संबंध कारक, और विभक्ति चिन्ह इसका ये होता है। ठीक है, अब चलते हैं अधिकरण कारक।
सातवां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? किसी चीज़ का आधार सूचित करता है, मतलब कोई चीज़ कहाँ है, कहाँ स्थित है इस चीज़ को। इसमें दो ही विभक्ति चिन्ह होते हैं, में और पर। यानी कोई चीज़ कहीं पर है या किसी चीज़ के अंदर है, मतलब में यूज प्रयोग करेंगे, में शब्द प्रयोग करेंगे, तो वहाँ समझ लेना कि कोई चीज़ कहीं स्थित है वो चीज़ बताने के लिए, और विभक्ति चिन्ह में और पर लगा हो तो वहाँ कौन सा कारण है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मतलब आधार को सूचित करने वाला। में और पर। जैसे वृक्ष पर चिड़िया है, तो यहाँ चिड़िया की बता रही स्थिति कहाँ है। जैसे नाव जल में तैरती है, तो जल के अंदर नहीं, कहने का भाव ये है कि नाव जल के ऊपर तैरती है, मतलब जल में तैरती है। तो नाव कहाँ है? जल में। ऐसे ही कमरे में 4 आदमी हैं, तो आदमी कहाँ है? कमरे में। तो बस यही है कि वो आधार, उस संज्ञा के आधार कि वो कहाँ स्थित है उस चीज़ को बताने के लिए अधिकरण कारक और विभक्ति चिन्ह में और पर। ठीक है। आठवां है अपना संबोधन। ठीक है। संबोधन कारक क्या होता है? किसी को संबोधित करने के लिए। ठीक है। जैसे हे, अरे। ठीक है। जनरली जो हम बोलते हैं ना, हाँ, जैसे किसी को बुलाना हो, हे राम, ऐसे करके। ठीक है। तो और अगर मतलब सामान्य सामान्य संबोधन हो, मतलब दोस्तों में हो, तो वहाँ अरे बोल के भी यूज करते हैं संबोधित करने के लिए। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संबोधन कारक के अंतर्गत आएंगे, और ये कहाँ रहेंगे? संज्ञा के एकदम पहले। तो इनको पहचानना भी आसान है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है। तो ये अपने हो गए कारक। 8 तरह के कारक हो गए: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबोधन और अधिकरण। ठीक है। ये 8 कारक हो गए। तो कारकों की चर्चा यहीं तक है। अब आगे हम आज देखेंगे शब्द रचना के बारे में। ठीक है। वो हमारा इसमें वाक्य रचना के पहले शब्द के ऊपर आखिरी टॉपिक है, और अपने सिलेबस में भी पढ़ना है उसको। उपसर्ग, प्रत्यय और समास करके ऐसे दिया है, तो शब्द रचना के अंतर्गत, तो उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है। कुछ बोलो। तो अब हमारा अंतिम टॉपिक शब्द विचार या शब्द संरचना के अंतर्गत एक है शब्द रचना, यानी कि शब्द निर्माण। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है।
हो गया शब्द रचना, यानी कि हिंदी में जो शब्द बनाए जाते हैं, एक तो मूल शब्द हो गए, लेकिन मूल शब्द से और जो भी शब्द बनते हैं वो कितने तरह से बन सकते हैं। तो हिंदी में जो है शब्द निर्माण के लिए 4 युक्तियाँ, मुख्यतः 4 युक्तियाँ बताई गई हैं। युक्तियाँ तो और हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः 4 युक्तियाँ बताई गई हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। तो इन्हीं चारों को हमें पढ़ना है। और हमारे सिलेबस में संधि को तो नहीं बोला है, लेकिन क्वेश्चन उससे भी पूछे गए हैं, तो हमें संधि भी देखना होगा। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो यहाँ लिख लेना शब्द रचना, यानी कि शब्द निर्माण की चार युक्तियाँ जो हैं, कौन कौन से? उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, समास और संधि, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें पढ़नी है, हम बारी बारी से देखेंगे इसको। तो शुरू करते हैं। वैसे पढ़ा होगा आपने बेसिकली, तो उपसर्ग और प्रत्यय मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से अनजान शब्द हमारे सामने आ गए, चारों शब्द से हम पहले ही वाकिफ़ हैं। बस थोड़ा इसको देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखो, उपसर्ग और प्रत्यय पे डायरेक्ट आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रूप के बारे में बताऊंगा कि एक रूप विज्ञान होता है। देखिए, अभी व्याकरण में क्या है ना, कि आप एक तरह से कि जो चली आ रही हैं चीज़ें उसी के आधार पर नहीं पढ़ सकते हो। अभी ये भी एक ब्रॉड सब्जेक्ट हो चुका है। तो अगर किसी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हो ना, तो उसमें आपको काफ़ी सारे विज्ञान, साइंस की चीज़ें भी आती हैं। जैसे कि ध्वनि विज्ञान क्या है, उसमें बस बोलने से रिलेटेड चीज़ें की चर्चा होती है। हमने देखा था ध्वनि विज्ञान को। भाषा विज्ञान एक अलग चीज़ है, रूप विज्ञान एक अलग चीज़ है। और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये व्याकरण इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब इसको नज़रअंदाज करके आप किसी चीज़ का व्याकरण, किसी भाषा को नहीं पढ़ सकते हैं। तो बीच बीच में इन ये जो विज्ञान है उनसे रिलेटेड हमें थ्योरी लेनी पड़ती है। अगर आप उच्चारण के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ ध्वनि विज्ञान की चीज़ें आएंगी ही आएंगी। अगर लिखने के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर रूप विज्ञान की चीज़ें आएंगी आएंगी, ठीक है। भाषा के बारे में पढ़ लो कि भाषा का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें भाषा विज्ञान की चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो ये सब क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन व्याकरण में हम उन्हें उन चीज़ों को देखना है। ऐसा नहीं कि 19 सारी चीज़ों को देख लेना है, उसके बारे में बहुत डेप्थ चले जाना है, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो थोड़ा सा उपसर्ग प्रत्यय पे आने से पहले हम रूप विज्ञान की एक दो चीज़ें देखेंगे, रूप के बारे में समझेंगे। उससे उपसर्ग प्रत्यय को पढ़ना समझना हमारे लिए ईजी होगा। तो इसमें एक पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे रूप की संकल्पना। देखो, रूप विज्ञान जो कहता है ना, रूप विज्ञान में क्या है कि रूप विज्ञान ये मानता है कि भाषा का जो सबसे छोटा सार्थक खंड है वो रूप है। जैसे हमने पढ़ा था ना, व्याकरण में पढ़ रहे थे कि जो भी सार्थक वर्णों का मेल होता है, वर्णों का सार्थक मेल, वो शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो जब तक अगर कोई हम वर्ण बोल रहे हैं उससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं हो सकता। लेकिन अगर उससे कोई अर्थ निकल पा जा रहा है तो वो क्या है, वो शब्द हो जाएगा। रूप विज्ञान क्या मानता है कि, और उसमें आप बहुत सारे ऐसे देखे, केवल ता बोल दिया या केवल क बोल दिया, तो या उक बोल दिया, तो ऐसे बोलोगे तो वहाँ पे वो कोई शब्द है नहीं, ठीक है। लेकिन रूप विज्ञान क्या मानता है कि उस चीज़ को भी रूप मानता है, यानी वो छोटे छोटे खंडों को भी रूप मानता है अगर उससे शब्दों में परिवर्तन हो रहा हो तो। यानी कि कोई शब्द दूसरे शब्द में परिवर्तित हो जा रहा है किसी शब्द की वजह से या किसी अक्षर की वजह से, जिसे अगर नॉर्मल ज़िंदगी में देखें तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर उससे चीज़ें बदल रही हैं, शब्दों का अर्थ बदल रहा है, शब्दों के जो
वर्ग है उसमें परिवर्तन हो जा रहा है, तो उस चीज़ को रूप विज्ञान रूप मानता है और उसे एक सार्थक खंड बोलता है कि यह एक तरह का सार्थक खंड है। इस चीज़ को एग्जाम्पल से अभी समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले अगर परिभाषा की बात की जाए तो ऐसे करना, रूप विज्ञान के संदर्भ में, रूप विज्ञान के संदर्भ में अगर बात करें तो क्या परिभाषा देता है वो रूप का, कि भाषा के लघुतम सार्थक खंड को रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा लघुता। ठीक है, लघुता। अब इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें एक शब्द है लघु और एक शब्द है ता। ठीक है, तो रूप विज्ञान क्या मानता है कि ये दोनों सार्थक खंड है। सार्थक खंड, दोनों को सार्थक खंड बोलता है। उसमें बोलता है कि लघु तो है, इसका मीनिंग भी है छोटा, और ता क्या है कि उसने लघु होने का भाव, ऐसा उस शब्द को लघु जो विशेषण था उसको उसने कर दिया ता लगा के लघुता, मतलब भाववाचक संज्ञा बनाया। तो उसने लघु होने का भाव, ये चीज उत्पन्न किया इस खंड ने, ता ने। तो ये भी एक सार्थक खंड है, ये भी एक रूप है। समझ रहे हो? यानी लघुता क्या हुआ, लघुता का मीनिंग क्या होगा कि लघु होने का भाव। और उसको बोला कि ये दो रूप वाला शब्द हो गया। ठीक है, कौन कौन से रूप है इसमें? तो एक तो लघु है और एक ता। तो ये दोनों को रूप मानता है कि दोनों ही रूप है, लघु भी और ता भी। ठीक है, अभी देखो और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा बचपन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि एक तो बच्चा शब्द है और एक पन, यानी कि बचपन क्या आ गया, बच्चा होने का भाव। बच्चा क्या होगा, संज्ञा है। ठीक है, एक मतलब जातिवाचक संज्ञा है, एक पूरी जाति का बोध करा रहा है। अब बचपन वही भाववाचक संज्ञा हो गया, मतलब एक उसका वर्ग ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या, ये क्या हो गया, दो रूप हैं इसमें, दो रूप वाला ये शब्द कहा जाएगा। ऐसे जैसे एक शब्द देखो भावुकता, इसमें देखो क्या क्या है, एक तो भाव हो गया, भाव शब्द है, फिर उक शब्द है ना, और फिर ता है। तो कितने रूप हो गए, तीन रूप हैं इसमें। कैसे भाई? तो एक तो हमारा जो मूल रूप हो गया इसका, भाव जो शब्द है वो एक रूप हो गया, उसका मीनिंग हो गया कि कोई भाव, कोई इमोशन। उक, इसने क्या किया, जो लोग भावुक होते हैं तो इसने, भाव तो संज्ञा था, ये उक लगा के उसका विशेषण बना दिया, संज्ञा से विशेषण बना दिया। और फिर इसमें ता लग जाने से क्या हुआ, वो विशेषण फिर भाववाचक संज्ञा में, तो विशेषण से
भाववाचक संज्ञा। तो रूप विज्ञान ये मानता है ना कि ये भी एक सार्थक खंड है, कि उसका मीनिंग तो नहीं कह सकते, मीनिंग तो लगभग उसी अर्थ में है, लेकिन वाक्य में प्रयोग को बिल्कुल ही बदल दे रहा है, उनका वर्ग ही चेंज कर दे रहा है। तो इन सब शब्दों को भी वो मानता है कि वो भी रूप है। जिस तरह से भाव एक रूप है, उस तरह से उक भी एक रूप है, उस तरह से ता भी एक रूप है, और ये 3 रूप वाले शब्द हैं। तो आप निष्कर्षतः क्या कह सकते हो कि अतः शब्दों का निर्माण एक या अधिक रूपों से होता है। ठीक है, भाव भी एक शब्द है, तो भाव मूल शब्द हो गया, वहां तो एक ही रूप हुआ, लेकिन वो एक ये हो सकता है कि कभी कभी 2 रूप भी हो, कभी कभी 3 रूप भी हो, कभी कभी 4 रूप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रूप विज्ञान का मानना है कि शब्दों के निर्माण में एक या उससे ज्यादा रूप होते हैं, और इन रूपों की वजह से ही शब्दों का निर्माण होता है। अब इसमें क्या हो जाता है, दो रूप का वर्गीकरण करोगे आप अगर, रूपों का वर्गीकरण, तो इसमें 2 रूप हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो मूल रूप, और दूसरा बद्ध रूप। ठीक है, अब मूल रूप बद्ध रूप क्या है? तो जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि एक भाव है, उक है, ता है, तो आप ये कह सकते हो कि सर इसका उक का तो कोई अर्थ होता नहीं, ता का तो कोई अर्थ होता नहीं, लेकिन हाँ इस भाव रूप से जुड़ के एक नया अर्थ बना दे रहा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो रूप विज्ञान ने क्या किया कि उनको 2 भाग में बांटा, एक मूल रूप और एक बद्ध रूप। मूल रूप किसको बोला कि जो शब्द मतलब स्वतंत्र शब्द हैं, जिनका कोई मतलब स्वतंत्र अर्थ भी है, वो दूसरे पे निर्भर नहीं है, अगर उनको आप अकेले प्रयोग करोगे तो उनका अर्थ निकल जाएगा, उनको बोल दिया मूल रूप। और बद्ध रूप किसको बोला कि जो अपने प्रयोग के लिए किसी न किसी दूसरे रूप पर निर्भर रहेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वो अकेले बद्ध रूप प्रयोग होके और कोई अर्थ निकाल लेगा, उनको कोई दूसरा बद्ध या दूसरा मुक्त कोई ना कोई एक रूप चाहिए, तभी उनका अर्थ निकलेगा। तो इस तरह से जैसे उ करता है, ये उनको बता दिया बद्ध रूप और इनको बता दिया मूल रूप, यानी कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने वाले जैसे जो भी शब्द हैं, घोड़ा, बच्चा, देखा लघु, भाव, ये सब क्या हो जाएंगे? मूल रूप। और बद्ध रूप इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये दूसरे रूपों पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना, ये दूसरे रूपों पर निर्भर होते हैं। जैसे में हमने जैसे देखा अभी, उक हो गया, ता हो गया, ठीक है, इक हो गया। तो इस तरह से जो है ये 2 रूप बना दिए गए, मूल रूप और बद्ध रूप। अब मूल रूप और बद्ध रूप से देखो शब्दों का निर्माण कैसे हो रहा है।
अब देखो कभी कभी जो जैसे मूल रूप यहाँ लिख रहा हूँ और ये हो गया बद रूप, और यहाँ हमने कोई शब्द बनाया, ये उत्पन्न शब्द, यानी जो शब्द बना। अब हमारा क्या होता है कि हमेशा जो मूल रूप है ना उसी से हम शब्द का निर्माण नहीं कर सकते, कुछ मूल शब्दों का भी, मूल रूपों का भी बद रूप होता है। जैसे एक शब्द हो गया घोड़ा, ठीक है, एक शब्द हो गया मान लो घोड़ा। अब एक आप शब्द बना रहे हो घुड़सवार। आपको पता है कि घुड़सवार तो वाला घुड़ जो है घोड़े का ही है, सवार तो एक अलग मूल रूप है। तो यह घोड़ा का जो घुड़ हुआ ना, ये घोड़ा का बद रूप हुआ, यानी आप इसको स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। तो कभी कभी मूल रूप का भी बद रूप होता है और तभी हम कोई शब्द बना सकते हैं। फिर जैसे मान लो, जैसे अभी हमने देखा था बचपन, बच्चा शब्द है और आपने बनाया था बचपन, तो यहाँ बच्चा का जो ये बच आया है ये क्या है? आपको पता है कि ये बच जो है बच्चा से बना हुआ है, लेकिन वो बच क्या है? बच्चा का बद रूप है। यानी इस बच का, एक तो बचना वाला जो बच है वो क्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बचपन में जो बच है वो क्या है? एक बद रूप है, और पन भी बद रूप है। तो दोनों बद रूपों ने मिलके क्या बना दिया? एक शब्द बना दिया बचपन। तो वहीं है कि बद रूप अकेले कोई शब्द निर्माण नहीं कर सकते, उनको कोई ना कोई मतलब सहारा चाहिए किसी मूल रूप का या बद रूप का। और मूल रूप का भी बद रूप होता है, ऐसा नहीं कि जो मूल रूप है हमेशा मूल रूप में ही शब्द बनाते हैं, उनके बद रूप होते हैं और फिर उनसे शब्दों का निर्माण होता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। और देखो अब शब्द निर्माण ऐसा कितने तरीके से हो सकता है? एक तो मूल और दोनों मूल से मतलब दोनों मूल रूप हो। एक हो सकता है कि मूल हो और बद्ध हो, एक बद्ध हो और फिर मूल हो, और चौथा बद्ध प्लस बद्ध। तो देखो जैसे मूल प्लस मूल, जैसे मान लो दो ऐसे शब्द हो गए, देश और प्लस भक्त, फिर क्या हो गए? देशभक्त। मूल प्लस बद्ध, जैसे मूल शब्द हो गया लघु, अभी हमने देखा, और इसमें ता जोड़ दो तो लघुता। यानी कि यहाँ क्या है? बद्ध रूप क्या है? ता है। ऐसे उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन लघु के साथ मिलके वो लघु एक दूसरे अर्थ में प्रयोग आप कर रहे हो। बद्ध प्लस मूल, जैसे मान लो इसे आपने लगा दिया अ प्लस मंगल, तो आपको पता है अ यहाँ क्या हो जा रहा है? नकारात्मकता का भाव ला रहा है ना, अमंगल। तो इसने क्या ला दिया? नकारात्मकता। और बद्ध प्लस बद्ध, जैसे अनु और ज, अनुज हो गया। अनु ऐसे पीछे की होता है, ज मतलब जन्मा हुआ, लेकिन दोनों ना स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, लेकिन देखो दोनों मिल गए तो अनुज, यानी कि छोटा जो पीछे जन्म हुआ जिसका, ठीक है। या ये बचपन हमने जो देखा था वो भी लिख सकते हो इसमें बद्ध प्लस बद्ध में। तो अब आप थोड़ा बहुत आप उपसर्ग और प्रत्यय वाली बात समझ में आ रही होगी आपको कि उपसर्ग क्या होते हैं, यानी वही बद्ध रूप हैं जो मूल रूप के शुरू में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो उपसर्ग हो गए। और जो मूल रूप के बाद में प्रयोग किए जा रहे हैं बद्ध, वो क्या हो गए? वो प्रत्यय हो गए। तो इसी चीज़ पे आने के लिए मैंने सोचा था कि एक बार को मूल और बद्ध वाला ये चीज़ बता दूं, ताकि कभी आए अगर एग्जाम में तो ये आपको कंफ्यूज ना करे। तो चलिए आज की कक्षा इन्हें लेने देते हैं, कल फिर इसके आगे अब हम उपसर्ग प्रत्यय पे आ जाएंगे, और उसके बाद संधि और समास, ये चारों टॉपिक हमें पढ़ना है। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी हिंदी से लोग जुड़े हों उन तक पहुंचाइए, ताकि उनके सुझाव हम तक आ सके। और ऐसे ही बने रहिए हमारी कक्षा के साथ, रेगुलर करते रहिए, तो हम अपना दिसंबर का नेट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे।
हम सब मिलके। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।